नमस्कार, मैं मनीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 को टारगेट करते हुए कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट्स। और यहाँ पे हम मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर यहाँ पे केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जैसे ये सब क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, तो जहाँ पे एंड किया था वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिखिएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करना था, ये केस बेस्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन था, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था। इस क्वेश्चन तक प्रॉपरली क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे उस लाइव क्लास में। ये लाइव क्लास नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक tiling of telesection of a flat surface is a covering of a plane using one or more geometrical shape called tiles। यहाँ पे कई टाइल्स बिछे हुए हैं अलग अलग शेप, मतलब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेप में क्या है, कुछ टाइल्स बिछे हुए हैं विथ नो ओवरलैप एंड नो गैप्स, मतलब कोई भी ओवरलैप नहीं है। ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर कोई भी ओवरलैप नहीं हो रहा है, न तो इनके बीच में कोई गैप है। टेलीसेशन वर यूज्ड इन एंशियंट रोम एंड इन इस्लामिक आर्ट, मतलब यहाँ पे कहानी दे रहा है कि ये एंशियंट रोम में या इस्लामिक आर्ट में यूज किया जाता था ये। यू मे फाइंड टेसेलेशन पैटर्न on floors, walls and pending etc. Shown below is a tiles floor in the archaeological museum of Seville made using squares, triangles and hexagons। यहाँ पे स्क्वायर, ट्रायंगल और हेक्सागन का यूज किया गया है। तो इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, आपको जो काम की बात है वहाँ पे आते हैं। काम की बात क्या है भाई, देखो ये है काम की बात, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल मिला के ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है आपको क्लियर हुआ होगा, ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बिल्कुल केस बेस्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इसमें आप इसको अगर पैटर्न को समझोगे बहुत आसानी से, मतलब इस पूरे पूरे फिगर को अगर आप समझते हो, यहाँ पे कुछ देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इससे रिलेटेड एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ पे ये फिगर्स छपा हुआ है, इससे आपको मतलब है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए इससे रिलेटेड, इसको आपने अगर देखा होगा तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बोला है, एक क्राफ्टमैन्स थ्रो ऑफ मेकिंग थॉट ऑफ मेकिंग ए फ्लोर पैटर्न आफ्टर बीइंग इंस्पायर्ड बाय द अबव डिजाइन। जो अबव डिजाइन, ऊपर डिजाइन था, उसको देख के कुछ आर्टिस्ट जो क्राफ्टमैन है वो क्या हुए, इंस्पायर हुए, और टू इंश्योर एक्यूरेसी इन हिज वर्क ही मेड द पैटर्न ऑन द कार्टेशियन प्लेन। मतलब इस पैटर्न को पहले कार्टेशियन प्लेन पे बनाया। ही यूज्ड रेगुलर ऑक्टागन्स, स्क्वायर एंड ट्रायंगल्स। वो रेगुलर ऑक्टागन्स का यूज किया, स्क्वायर का यूज किया और ट्रायंगल्स का यूज किया फॉर इस फ्लोर टेस्लेशन पैटर्न। ठीक है, तो अब आपको ये जो फिगर है या जो क्वेश्चन है, पैटर्न है, इसको देख के क्या करना है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट बी एंड एफ। दो पॉइंट है बी और एफ, इसको जो ज्वाइन कर रहा है लाइन, उसको मतलब उसका लेंथ बताना है लाइन सेगमेंट के। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है बी और एफ पे ध्यान देते हैं। देखिए इस पे ध्यान देते हैं हम, बी और एफ। तो आप यहाँ पे देखिए बी कहाँ है, प्रॉपर तरीके से आपको दिख रहा है ना, क्वेश्चन में सब कुछ विजुअल है। देखिए बी कहाँ है और एफ कहाँ है, इस दोनों को देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो आप देखोगे बी है यहाँ पे, दिस इज बी। ठीक है, ये बी है, दिख रहा है? ओके, ये बी है। अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं किसी और कलर का यूज करूं, जैसे ये येलो कलर। ठीक है, तो बी यहाँ पे है, दिस इज बी, एंड एफ इज हेयर, एफ इज हेयर। ठीक है, बी और एफ आपको मिल गया। विजुअल है सर कलर की नहीं? देखो ब्लैक कलर लेता हूं, ये बी है, दिस इज ब्लैक कलर, ये बी है और ये एफ है। यहाँ पे दोनों पॉइंट आपको बी और एफ मिल गए। ठीक है, तो आप देखो बी जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जीरो से, तो जीरो और वन, ये वन है, तो इसका मतलब वन एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट यहाँ पे वन हो जाएगा, वन।
और वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो 2 हो जाएगा क्योंकि ये 2 के ऊपर है, 1 और 2। बी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, पॉजिटिव में 1 और 2। एफ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एफ आप देख रहे हो -2 के ऊपर है जस्ट, तो यहाँ पे -2 एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट 9 के जस्ट सामने है एफ। एफ कहाँ है, 9 के जस्ट सामने है, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो दोनों कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, क्या क्या, -2 और 9 और 1 और 2। जब कोऑर्डिनेट मिल गया आपको, दो कोऑर्डिनेट मिल गया, जैसे आपको यहाँ पे बी का कोऑर्डिनेट मिल गया और एफ का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब आप कोई ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन को मैं यहीं पे कर रहा हूँ, जो डिस्टेंस है बी और एफ का वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए मतलब x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 2 क्या होगा 3 हो जाएगा। 1 माइनस माइनस 2 मतलब प्लस में 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 9 माइनस 7 होता है, -7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और -7 का स्क्वायर प्लस में 49 हो जाएगा, और 49 और ये कितना हो गया 58। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो √58 होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे देखिए, 1 और 2, जब 1 माइनस माइनस 2 करोगे 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, और 2 माइनस 9 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7, माइनस में 7 और माइनस में 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड करोगे 58, अंडर रूट में 58 इसका आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर था वो क्या है, अंडर रूट में 58। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अंडर रूट में 58। ठीक है, अंडर रूट 58, इसको अंडर रूट 58 इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वहां पे समझते हैं द सेंटर जेड, यहाँ पे बोला है कि द सेंटर जेड ऑफ द फिगर विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल WXOP। कौन सा क्वाड्रिलेटरल, WXOP। जो जेड है वो द सेंटर जेड ऑफ द फिगर विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल, मतलब जो डायगोनल है, मतलब जो क्वाड्रिलेटरल है उसके डायगोनल जहां पे ज्वाइन करते हैं वो पॉइंट है जेड। कौन सा डायगोनल, मतलब कौन सा क्वाड्रिलेटरल, WXOP। देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ जेड, जेड का कोऑर्डिनेट बताना है। याद रखो WXOP की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, WXOP, WX और OP की बात हो रही है। तो देखिए ये कहाँ है, तो देखिए WXOP कहाँ है, यहाँ पे W कहाँ है भाई, ये देखो W यहाँ पे है, ये मैं मार्क करता हूँ W को। X कहाँ है, X यहाँ पे है, WX। O यहाँ पे है भाई, O यहाँ पे है, और P यहाँ पे है। ठीक है, जब इसको मिलाओगे ना, WXOP को जब मिलाओगे तो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। देखो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, साफ साफ दिख रहा है आपको, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ दिखा। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है WXOP का वो देख लीजिए, देखो ये -4 और 0, x का कोऑर्डिनेट जो है -4 और 0 है, w का कोऑर्डिनेट जो है -6 और 6 के ऊपर है, और 2 -6 और 2 है w का। o का कोऑर्डिनेट क्या है भाई, o 5 के ऊपर है, जस्ट 5 के ऊपर है, मतलब 5, और ये किसके सामने है, 9 के सामने है, 9 के सामने, तो 5 9 o का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और p का कोऑर्डिनेट जो है वो 3 के जस्ट ऊपर है, और 11, मतलब 3 और 11 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको कोऑर्डिनेट मिल गया। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे एक पॉइंट है z जो कि इसके डायगोनल के इंटरसेक्शन से मिलता है। ठीक है, यहाँ पे z पॉइंट कहीं दिया नहीं है, z पॉइंट कहाँ पे है, बट इसके जो डायगोनल है इसके इंटरसेक्शन से, मतलब इनका जो डायगोनल है इसके इंटरसेक्शन से ये पॉइंट आपको मिलता है। ठीक है, इनके जो मतलब डायगोनल के इंटरसेक्शन से ये पॉइंट मिलता है, तो ये इनके डायगोनल ये हो गए, इनका इंटरसेक्शन यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो लेट्स से ये पॉइंट है z, ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है z कोई पॉइंट दिया नहीं है, x w v, हाँ x तक ही पॉइंट है, z पॉइंट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब z ये पॉइंट है, तो z का कोऑर्डिनेट आपको बताना है, z का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है,
तो सबसे पहले जेड का कोऑर्डिनेट कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, इसको देखने की कोशिश करते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे। देखो केस बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कोई ज़्यादा टफ है। बस आपको ये समझना है थोड़ा सा, इसको अगर मैं बाहर निकालूं और आपको समझाने की कोशिश करूं, ठीक है। देखिए आपको जो कोऑर्डिनेट मिला, लेट से ये मैं छोटा सा फिगर बनाता हूं यहाँ पे और आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा। ये एक छोटा सा फिगर बना रहा हूँ ये, ठीक है। ये एक कोऑर्डिनेट मतलब ये एक क्या है, और आप देखिए यहाँ पे ये जो WX है और PO, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों पैरेलल होंगे। मतलब ये जो बन रहा है ना, ये पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम जो होता है ना, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ना, बाइसेक्ट अगर कर रहा है, ठीक है, ये जो पॉइंट होगा, इसका मतलब अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये इक्वल पार्ट में, मतलब 1:1 में काटेगा। तो ये जो पॉइंट होगा, हम कह सकते हैं अगर इसका कोऑर्डिनेट x और y है तो ये क्या होगा, -4 + 3, मतलब -4 + 3/2। मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है यही होता है ना, और 0 और 11, ठीक है, 0 + 11/2। विजुअल है कि नहीं, ये ना विजुअल हो, देखो -4 + 3/2, 0 + 11/2, ये हो जाएगा। और -4 + 3 क्या होता है, -4 + 3 मतलब -1/2 और 11/2। इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, -1/2 और 11/2 होगा, ठीक है। इसको हम चेक कर लेते हैं, ये पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, क्या मिड पॉइंट है। अगर हम दूसरे को हम यहाँ पे इसको कंसीडर करते हैं, ये मतलब ये जो लाइन है, दूसरा लाइन, दूसरा डायगोनल है, तो इसका कोऑर्डिनेट है -6, तो -6 + 5/2, 2 + 9/2। यहाँ भी देखिए -1/2 और 11/2 आ रहा है, मतलब जेड का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -1/2 और 11/2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस, देखो जैसे एक लाइन है, एक लाइन है और ये लाइन है, और लाइन का ये मान लो ये पॉइंट है x1 और ये y1 है, और ये पॉइंट है x2 और y2 है। तो ये जो मिड पॉइंट है, अगर लेट्स से p एक मिड पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये इसका कोऑर्डिनेट होता है, x1 + x2/2 प्लस मतलब y1 + y2/2, ये इसका कोऑर्डिनेट होता है अगर ये मिड पॉइंट है। तो सिंपल सा, W और O के बीच में जो Z है वो मिड पॉइंट है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम क्या करता है, पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है, इट मींस ये मिड पॉइंट होगा। और मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है, सीधा सीधा आप इन दोनों कोऑर्डिनेट को ऐड करो, x1 और x2 को ऐड करो, बाई 2 कर दो, या y1 और y2 को ऐड करो, बाई 2 कर दो, आपको मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसका, केस बेस का। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम a एंड g, ठीक है। तो बताना है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम a एंड g। a और g से जो इक्विडिस्टेंस पे है, y एक्सिस पे कोई एक पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a का कोऑर्डिनेट क्या है और g का कोऑर्डिनेट क्या है, उसको हम लिखते हैं, ठीक है, आपको क्लियर होगा। जो a का कोऑर्डिनेट है वो क्या है, देखना यहाँ पे जो a का कोऑर्डिनेट है वो क्या है भाई, a का कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, देखो -2 और 2, -2 और 2, ये a का कोऑर्डिनेट है। g कहाँ है, जी ढूंढो भाई, g कहाँ है, यहाँ पे g। तो g का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -2 2 क्या है, a का कोऑर्डिनेट है, और g का कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा, a का कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखो -2 और 2, ये विजुअल आपको हुआ होगा। और g का कोऑर्डिनेट जो है ये -4 और 7, क्या -4 और 7, ये g का कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब आपको बताना है कि y एक्सिस पे एक पॉइंट है, क्या, देखिए आपको क्या बताना है कि यहाँ पे y एक्सिस पे एक पॉइंट है जो कि इक्विडिस्टेंस है a और g से, a और g से इक्विडिस्टेंस पे है क्या, y एक्सिस पे कोई पॉइंट है।
वाई एक्सिस कोई पॉइंट हो, यहाँ पे वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है ना वो 0 वाई होता है, 0 और वाई। तो 0 और वाई है जो कि इक्वी डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस है और यहाँ पे जो डिस्टेंस है दोनों सेम है। तो आपको जो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है वो बताना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसको समझना। लेट्स से ये पॉइंट जो भी है, मतलब तो ये अगर हम पॉइंट निकालें, इसको हम जी तो है ही, इसको हम कुछ मान लेते हैं, यहाँ पे इसको जेड मान लेते हैं, लेट्स से जेड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जी जेड, और यहाँ पे जो जी और जेड है, जी जेड इज इक्वल टू ए जेड, ये ए जेड दोनों इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट -4 + 0, -4 + 0 मतलब -4 का स्क्वायर प्लस 7 - y का होल स्क्वायर, 7 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू ए जेड क्या हो जाएगा, -2 और 0, मतलब -2 और 0 क्या होगा, -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, और प्लस 2 - y का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16 होता है, 7 का स्क्वायर 49 प्लस वाई स्क्वायर -14y, ये हो जाएगा, फॉर्मूला आपने लगा दिया। इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 प्लस वाई स्क्वायर -4y, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करते हैं, वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। 19 और 49 और 16 क्या होता है, 65 होता है, ठीक है, 65। और यहाँ भी 4 + 4 है, 4 + 4 है, इन दोनों को इस साइड लेते हैं तो -8 हो जाएगा, -8 इक्वल टू -14y है और ये 4y है, -14 मतलब 10y आ जाएगा, 10y, ठीक है, मतलब y में 10y आ गया। आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। और इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको जो मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, इसको समझना। आपको जो मिलने वाला है तो ये आ जाएगा आपका 57 इक्वल टू 10y। इट मीन्स y का जो कोऑर्डिनेट है 57/10 होगा, या 5.7 हम कह सकते हैं y का कोऑर्डिनेट होगा। इसका मतलब जो पॉइंट z है, z पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 और 5.7। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ z, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ z, 0 और 5.7। 0 पहले से था और 5.7 y की वैल्यू है। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था और क्वेश्चन में कुछ दम तो नहीं था वैसे, ठीक है। क्या बोला है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट है तो पहले तो 0 तो होगा ही, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और वाई का जो वैल्यू है वो क्या आ गया, वो आपने सॉल्व किया, ठीक है, और वो 5.7 आ गया। तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे एक क्वेश्चन और करके दिया, इसको लगाओ या ना, मतलब इसको सॉल्व करो या ना करो, लेकिन हम सॉल्व करते हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ। तो पेपर तो सॉल्व नहीं कर रहे हैं कि एक ही करेंगे, यहाँ तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस में हम सॉल्व करेंगे इसको। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, आपको बताना है AFGH का एरिया क्या होगा। जो AFGH ट्रेपेजियम है उसका एरिया यहाँ पे क्या होगा ये बताना है। कौन सा ट्रेपेजियम भाई, AFGH। तो ढूंढना AFGH कहाँ है, ए यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए कहाँ है, ठीक, देखो ए यहाँ पे है, और एफ कहाँ है, एफ ढूंढना है भाई, एफ कहाँ है, तो एफ को ढूंढो, यहाँ पे है एफ, जी और एच। तो ये ट्रेपेजियम बन रहा है, देखो ये ट्रेपेजियम बन रहा है, ये ट्रेपेजियम और ये, तो ट्रेपेजियम के ये साइड्स हैं, आपको साफ साफ दिख गया कि ट्रेपेजियम के साइड्स कौन है। अगर आपको ना दिखा हो तो मैं आपको प्रॉपरली फिर से दिखाता हूँ। ये देखो AFGH, रेड पेन से जो लिख रहा हूँ मैं, ये AFGH ट्रेपेजियम है, ठीक है, AFGH ट्रेपेजियम है, और इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हो, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप ये बताओ, ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 2 है, ये लेंथ 3 है, टोटल लेंथ 3 होगा कि नहीं, ये लेंथ जो है 3 होगा, क्योंकि देखो 3 खाने हैं यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 खाने हैं, तो 7 हो जाएगा, है 7 हो गया।
मतलब ये 7 खाने हैं तो 7 और ये 3 खाने हैं तो 3। देखो फिर से देख लो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ देखो 2 खाने हैं, कितने 2 खाने, 1 और 2, तो इसका लेंथ 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 7 + 3 इनटू हाइट। हाइट क्या है यहाँ पे, हाइट यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2, तो 2 2 से कट जाएगा, आंसर आ गया 10 यूनिट। आंसर क्या होगा 10 यूनिट होगा। तो ये आसान, ज्यादा आसान क्वेश्चन था, ये वाला आसान क्वेश्चन था काफी। तो समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको। जहाँ पे दिक्कत हो आप बिल्कुल कमेंट में लिख के भेज देना, मैं आपको सॉल्व करके फिर से सॉल्व करके दिखा दूंगा कैसे आता है। कोई चीज, कोई कंफ्यूजन वैसे नहीं होनी चाहिए। ठीक, आप कोशिश करना ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो लेट्स क्रैक इट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये एपी का क्वेश्चन है, एपी का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एपी, एपी का क्वेश्चन सॉल्व करो और आप हैप्पी हो जाओ। देखो, इफ 7 times the 7th term of an AP is equal to the 5 times the 5th term, then find the value of 12th term। ठीक है, तो आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ 12th टर्म क्या होगा। तो देखिए यहां पे बोला है कि 7 टाइम्स ऑफ द 7 टर्म मतलब A7 इज इक्वल टू ऑफ AP इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ द 5th टर्म, 5th टर्म। ठीक है, ये आपसे बोला गया है। ऐसे इसका आंसर 0 होगा क्या, याद है? एपी का अगर आपने क्लास लिया होगा, एपी का एक प्रॉपर वीडियो दिया है, आप डिस्क्रिप्शन मतलब देख सकते हो जाके चैनल पे विजिट करके कि एपी का वीडियो कई वीडियो आया है एपी का, प्रॉपर हमने सोल्यूशन दिया है, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं इसमें एपी से रिलेटेड। तो आप एपी का सोल्यूशन देख सकते हो, वहाँ पे इस तरह के एक शॉर्ट की हमने बताया था, कुछ शॉर्ट की जिसका यूज करके आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन चलो प्रॉपर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 7, A7 की वैल्यू होती है A + 6D n-1 इंटू डी। A5 की जो वैल्यू होती है A + 4D, ये हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो मतलब इसको सॉल्व करोगे जब आपको मिलेगा 7A + 42D 5A + 20D, 5 4 जा कितना होता है 20। तो आप जब सॉल्व करोगे A को एक साइड रखो तो 2A, 7A - 5A कितना होता है 2A, और 20D - 42D, 20D - 42D कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस में 22D। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में 11D, A की वैल्यू क्या आ गई माइनस में 11D। आपको फाइंड आउट करना है A12। A12 क्या होता है A + 11D होता है, और A की वैल्यू पहले से ही क्या है 11D है, और 11D प्लस में 11D माइनस में 0 हो गया। ठीक है 0। तो आपको एक चीज याद रखना है कि अगर ऐसा कुछ गिवन है m इंटू AM इक्वल टू n इंटू AN, तो अगर आपको AM + n पूछा है तो हमेशा ये 0 होगा, हमेशा क्या होगा ये 0 ही होगा। m इंटू AM, जैसे यहाँ पे बोला 7 इंटू A7, 5 इंटू A5, और पूछा क्या है 7 + 5 मतलब 12 पूछा है A12। A12 की वैल्यू हमेशा आपको 0 ही मिलने वाली है। आप इसको डायरेक्टली अगर MCQ में आता है आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू आपको बताना है सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है mx 5x - 6 = 0 हैज 2 इक्वल रूट्स। यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, 2 इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए आप क्या होता है 5 × m 5mx², 6mx = 0, 5mx² - 6mx = 0। ये आ गया आपका, मतलब प्रॉपर इक्वेशन को हमने एक्सपेंड कर दिया ना। ठीक है, अगर इक्वल रूट्स होते हैं तो आपको पता है कि b² - 4ac = 0 होता है।
बी की वैल्यू है 6m, ठीक है, बी की वैल्यू क्या है 6m का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या इससे m की वैल्यू मिलेगी? क्या इस तरीके से m की वैल्यू मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है? आप देखो क्वेश्चन पे फिर से, mx इंटू 5x, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे mx इंटू 5x, अगर आप सॉल्व करोगे तो 5mx स्क्वायर माइनस 6mx इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से ना अगर आप बी स्क्वायर, जो क्योंकि इक्वल रूट्स है ना, इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे, तो इक्वल रूट्स होंगे तो हम कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे ना b की तो वैल्यू है माइनस 6m, b की वैल्यू है 4 इंटू ए की वैल्यू है क्या 5m, लेकिन c का टर्म नहीं है तो c की टर्म की जगह पे 0 हो जाएगा। कुल मिला के हम कह सकते हैं 6m स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, 6m स्क्वायर इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 0, जो कि होता है 0 ही होता है, ठीक है। m की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, m की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, m की वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी, ठीक है। और कोई तो तरीका नहीं होना चाहिए। ये क्लियर हुआ, आपको समझ में आया? और कोई तरीका है क्या, देख लेते हैं और कोई अगर तरीका हो। यहाँ पे रूट्स क्या है इक्वल है ना, रूट्स इक्वल हैं तो देखते हैं, आप देखें रूट्स इक्वल हैं तो आपको पता है अल्फा प्लस अल्फा, दोनों रूट्स जो हैं अल्फा ही हैं, तो अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसका मतलब माइनस में 6m, माइनस में पहले से है तो माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा बाई 5m, ये हो गया। और यहाँ पे अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा का मतलब होता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे c का टर्म नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे c का टर्म है ही नहीं। तो अल्फा की वैल्यू ही क्या हो गई 0 हो गई, अल्फा की वैल्यू ही 0 हो गई यहाँ पे। तो 2 अल्फा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 2 अल्फा की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और ये तो कैंसिल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है कैन नॉट डिटरमाइन, यहाँ पे बहुत आसान है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋतु कोई है, देखो ऋतु के बारे में समझते हैं, ऋतु कौन है, पता है ऋतु कौन है? कोई तो होगा ही, होगा कि होगी होगी। तो ऋतु वर यंगर बाई 5 ईयर देन व्हाट सी रियली इज, ठीक, ये समझना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। Ritu were younger by 5 years than what she really is, then the square of her age would have been 11 more than 5 times her present age. What is her present age? ठीक है, what is her present age बोला है। तो क्वेश्चन आप ट्राई करिए, एक बार पॉज करिए वीडियो को और कोशिश करिए सॉल्व करने की, ओके। तो देखो इसको मैं सॉल्व करता हूं, आप ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। इफ रितु वर यंगर बाई 5 ईयर, 5 साल छोटी है, देन व्हाट सी रियली इज, जितना वो है उतने से 5 साल छोटी अगर हो जाए, यदि हो जाए ऐसा, तो देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन, जो 5 साल पहले जो हुआ मतलब उसकी बात कर रही है, उसके एज का मतलब जो एज है 5 साल पहले उसके स्क्वायर और 11 मोर देन 5 टाइम हर प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज का 5 टाइम है। क्लियर? तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ ऋतु, प्रेजेंट एज ऑफ ऋतु इज एक्स। ऋतु की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, ऋतु की प्रेजेंट एज है एक्स। 5 ईयर यंगर है, अगर मान लो 5 साल छोटी हो जाती है, इफ ऋतु वर यंगर देन 5 ईयर, तो ऋतु की एज क्या हो जाएगी x माइनस 5 हो जाएगी। तो ये बोला है कि देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, जो x माइनस 5 का स्क्वायर है
इसके एज का स्क्वायर से 11 ज्यादा करोगे ना, तो जो रितु का प्रेजेंट एज है एक्स का 5 गुना हो जाएगा। ये जो है ना, अगर इसके स्क्वायर का मतलब इसके स्क्वायर को 11 से ऐड करोगे तो रितु की जो प्रेजेंट एज है उसका 5 गुना हो जाएगा। ये तो बोला है ना। तो आप इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस 11 इक्वल टू 5x। एक क्वाड्रेटिक बन रहा है, इसको क्वाड्रेटिक बनाते हैं। एक्स स्क्वायर देखो ये इधर आएगा तो 15x माइनस में, ठीक है, माइनस 15x, और 25 और 11 कितना होता है, 36 होता है, प्लस में 36 इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर 12x माइनस 3x, 12 3 जा कितना होता है 36, प्लस 36 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लो, x माइनस 12 माइनस 3 कॉमन ले लो, x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी 12 और x की वैल्यू 3 आ जाएगी इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से आपको x की दो वैल्यू मिलेगी, एक 12 मिलेगी और एक 3 मिलेगी। तो रितु की प्रेजेंट एज क्या मानोगे भाई, 12 मानोगे या 3 मानोगे? आप ये बताओ, रितु की प्रेजेंट एज क्या मानोगे, 12 या 3? 12 मानना पड़ेगा आपको, मजबूरी है 12 ही मानना पड़ेगा। क्यों 12 मानना पड़ेगा इसको समझना। अगर आपने 3 माना प्रेजेंट एज, तो 5 साल पहले क्या रितु की एज माइनस में है ना, माइनस में एज थोड़ी होता है यार। मतलब अभी तो यूटेरस में भी नहीं पहुंची है रितु। अगर आपने 3 माना ना, तो 5 साल पहले की बात हो रही है ना, उसमें क्लियर, यूटेरस में भी नहीं पहुंची है। मतलब 3 अगर 5 साल पहले, 2 साल माइनस में 2 साल, ठीक है, माइनस में 2 साल कहाँ से, ठीक है, माइनस में 9 मंथ होता तब भी तो यूटेरस में पहुंच जाती। यहाँ तो माइनस में 2 साल दिया है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमको मजबूरी है क्या मानना पड़ेगा, रितु की जो प्रेजेंट एज है वो 12 साल है। कितना, 12 साल। अब इसको ना क्या कर सकते हो, आप चेक भी कर सकते हो ना। अगर 12 माइनस 5 करते हो तो कितना आता है, 7 आता है। 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, और 49 में 11 ऐड करोगे तो 60 आ जाएगा, 60। और अगर इसको 12 माने हो तो 12 पंजे 60 होता है। देखो 60 दोनों केस में आ रहा है, कोई दिक्कत। यहाँ पे आंसर क्या हो गया, आंसर आपको दिख रहा है, मैच हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी क्वाड्रेटिक का। देखो क्वाड्रेटिक के ऊपर हमने वीडियो बनाई है और काफ़ी अच्छी वीडियो है ये, जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाई है। आप क्वाड्रेटिक को समझना है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्वाड्रेटिक के, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो जरूर आप विजिट करिए चैनल पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर्च करिए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। कई वीडियो होंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो आपको डिफिकल्टी लेवल्स, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिफिकल्टी लेवल होती है, बेस्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको प्रॉपर्ली मिल जाएंगे। वहाँ से आप कोशिश करना क्वाड्रेटिक को समझने की, ठीक है। क्वाड्रेटिक को हमने बहुत डिटेल में समझाया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमने क्वाड्रेटिक में समझाया है, तो आप बिल्कुल जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख सकते हैं, ठीक है। आपको फुल क्लैरिटी मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उस वीडियो में, ठीक। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या है ये। देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ पे बताना है आपको, और 9x स्क्वायर 6px प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0 है ये, ठीक। देखो देखो क्या करते हैं इसमें ना, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 9x स्क्वायर माइनस 6px प्लस, इसको लिख सकते हैं p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको हो गया, एकदम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको पता है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, ये होता है, कोई डाउट नहीं। अब अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करते हो ना इसमें 9 से, तो आप एक काम करिए 3 ना इसको दे दो p प्लस क्यू को, और 3 इसको दे दो p माइनस क्यू को, और आप इन दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि देखो ये इसके प्रोडक्ट हैं, तभी आपको देखो ये जो 9 है इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, और उसका जो प्रोडक्ट जो है उसका फैक्टर है, और फैक्टर का सम यहाँ पे 6p होना चाहिए। x का जो जो कॉफिशिएंट है वो इन फैक्टर्स का, किसी भी फैक्टर्स का सम होना चाहिए। तो ये दो फैक्टर हम मान लेते हैं, इसका सम करते हैं तो आप देखो क्या आता है, तो आप कहोगे 3p प्लस 3q, यहाँ से 3p माइनस 3q,
क्या 3Q से कट रहा है और ये आ रहा है 6P, तो इसका मतलब ये है 6P की जगह पे आप क्या रख सकते हो, आप रख सकते हो यहाँ पे 3 इंटू पी प्लस क्यू, एक्स है यहाँ पे एक्स होगा और प्लस है तो प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है पहले से, 3P माइनस क्यू ये हो गया, और प्लस में P प्लस क्यू इंटू P माइनस क्यू इक्वल टू 0, ये आ गया। यहाँ से आप कॉमन ओमन ले सकते हो, कॉमन ले लो, देखो 3x कॉमन लेते हो तो यहाँ मिलेगा आपको 3x माइनस P प्लस क्यू, ठीक। और यहाँ पे अगर आप 3P माइनस क्यू कॉमन लेते हो, 3 इंटू पी माइनस क्यू कॉमन लेते हो तो आपको मिलेगा 3 इंटू पी माइनस क्यू कॉमन लेते हो, क्या 3 इंटू पी माइनस क्यू कॉमन ले सकते हो? नहीं ले सकते, ठीक है। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि उस साइड में P3 नहीं है, P माइनस क्यू तो है, तो P माइनस क्यू कॉमन ले लो तो आपको यहाँ से मिल जाएगा x और यहाँ पे माइनस में P प्लस क्यू मिल जाएगा, ठीक है। कौन सा x? 3x इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ना आपको मिलने वाला है 3x माइनस पी प्लस क्यू एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आपको मिलेगा 3x माइनस पी माइनस क्यू, ये दूसरे ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा इक्वल टू 0। यहां से ना x की वैल्यू निकालोगे तो x की दो वैल्यू मिलेगी, एक तो इसको 0 करोगे इसको तो क्या आएगा p प्लस क्यू बाई 3 आएगा, और इसको 0 करोगे तो आपको मिलेगा p माइनस क्यू बाई 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, यही आपको फाइंड आउट करना था। तो आसान क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मीडियम मतलब मीन के ऊपर है, मीडियन के ऊपर है, तो मीडियन को सॉल्व करते हैं। देखो मीडियन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपका स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। किसका क्वेश्चन है ये? स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन यहाँ पे है, और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो कैसे इसको सॉल्व किया जाता है कि फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉन्ग जंप कंपटीशन इन विच 250 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, 250 स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट किए। फाइंड द मीडियम डिस्टेंस जम्प्ड बाय द स्टूडेंट्स, इंटरप्रेट द मीडियन। तो मीडियम डिस्टेंस आपको बताना है, कितना मीडियम डिस्टेंस जो है यहाँ पे जो बच्चे हैं वो जंप किए। तो इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लेते हैं कि डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस लिख लिया हमने, यहाँ पे डिस्टेंस टेबल थोड़ा सा इस तरह से बनाते हैं, वर्टिकल टेबल, और एफ लिख देते हैं। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हो जाएगा 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 ना, ये हमने लिख दिया। और इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सामने लिख लेते हैं 40 80 62 38 और 30, ठीक है। एक काम और करना होता है, यहाँ पे CF निकालना होता है। CF का मतलब क्या होता है भाई? कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। मोर देन, जैसे आपसे बोला गया कि मोर देन 1 क्या हो, मतलब मोर देन 1 कितने होंगे, तो आप कहोगे 40 होंगे। मोर देन 2 कितने होंगे, मतलब मोर देन 2 मीटर जंप करने वाले कितने होंगे, तो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, आप कहोगे 120। मोर देन 3 कितना होगा, 120 में आप 62 ऐड करोगे तो आ जाएगा 182, 182 आ गया। मोर देन 4 कितना होगा, 182 में आप 220 आ जाएगा अगर आप 38 ऐड करते हो, ठीक है। 180 में 40 ऐड करते हो तो 220, मतलब ठीक है। और इसमें जब 30 ऐड करते हो 250 आ जाता है। ये CF आ गया आपका। CF में मतलब मोर देन या मतलब लेस देन या मोर, मतलब लेस देन या मोर देन निकालना पड़ता है। यहाँ पे हमने लेस निकाला। 1 से लेस कितने होंगे, 40। 2 से लेस कितने होंगे, 120। 3 से लेस कितने होंगे, 182। 4 से लेस, इन सबको जोड़ दो, 220। 5 से लेस, इन सबको ऐड कर दो, 250। यहाँ पे नेक्स्ट है मीडियम क्लास निकालने का। क्या निकालना है? मीडियम क्लास क्या होगा, मीडियम क्लास यहाँ पे क्या होगा या क्या होने वाला है, इसको निकालते हैं। तो उसके लिए ना n की वैल्यू टोटल दिया है 250। तो n की वैल्यू अगर 250 दिया है तो n की बाई 2 निकाल लेते हैं, 250 बाई 2 निकाल लेते हैं, और 250 बाई 2 125 होता है, 125। आप देखिए 125 किस में आएगा,
तो यहां तक तो 120 लोग आ रहे हैं, इसके बाद 182 तक, मतलब 120 से 62 तक इसमें आ रहे हैं, इसका मतलब 125 कहीं ना कहीं इसमें ही आएगा, 120 से ज्यादा वाले में आएगा। तो दिस इज द मीडियन क्लास, दिस इज द मीडियन क्लास। ये क्या होता है? मीडियन क्लास होता है, मीडियन क्लास। ठीक है, तो जो मीडियन का फॉर्मूला है ना, मीडियन का एक फॉर्मूला होता है, मीडियन का फॉर्मूला वो क्या है? L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। ये फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला, आपको याद होना चाहिए। L यहाँ पे लोअर लिमिट है, मतलब जो मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट है L। L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो L की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस n/2 अभी आपने फाइंड आउट किया था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, 125। CF जो होता है मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी, मतलब मीडियन क्लास के जस्ट प्रीवियस क्लास, जस्ट बिफोर जो क्लास आ रहा है उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये हो जाएगा 120 बाई F की जो वैल्यू है, F की वैल्यू मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो 62, और H की वैल्यू क्या है? H जो है ना, जो हाइट है, या हम कह सकते हैं 2 और 3 के बीच का जो गैप है वो है 1। ठीक है, 2 और 3 के बीच का गैप कितना है? 1 है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और आपका आंसर आ जाएगा 2 प्लस 125 में से 120 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? आपको 5 मिलेगा, 5/62, 5/62 आपको मिलने वाला है। आप इसको जब डिवाइड करोगे ना, मतलब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे लिखते हैं, ये जगह है थोड़ा सा खाली, आप देखते रहना जगह कहाँ है, देखो ये जगह हम एरो लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भाई? 2 प्लस 62 है ना, 62 बहुत ही छोटा है। एक काम करिए, आप अगर पॉइंट लगाओगे तो 50 हो जाएगा, 50 भी छोटा है, इसका मतलब एक जीरो और लगा दो, 500 हो जाएगा। 506 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 60 का, 60 से 500 कब मिल जाएगा आपको? देखो 60 टेंजा होता है 600, 60 टेंजा होता है कितना? 600, मतलब 620 हो जाएगा। और इसमें कम से कम 620 में, 620 में अगर 124, क्योंकि इसका अगर टू टाइम करोगे ना 124 होगा, माइनस करोगे तो कितना आएगा? 498 आ जाएगा। 8 जा, मतलब 8 जा जाओ, आप देखो 8 जा लेके जाओ, 6 8 जा होता है 480, 2 8 जा होता है, ठीक है, 8 जा जाओगे तो लगभग मिल जाएगा आपको। तो लगभग में 8 जा जाएगा, तो हम कह सकते हैं इसकी जो वैल्यू होगी 2.08 होगी, 2.08 इसका मीडियन होगा। ठीक है, 2.08 इसका मीडियन होगा, आसानी से आप निकाल सकते हो। तो मीडियन का जो कॉन्सेप्ट होता है आपको क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि मीडियन किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो उसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कई क्वेश्चन है आज के वीडियो में, थोड़ा लंबी वीडियो होने वाली है। देखिए, टू वर्टिकल पोल ऑफ डिफरेंट हाइट आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर on the level ground. The angle of elevation of the top of the first pole from the foot of the second pole is 60 degree, and the angle of elevation of the top of the second pole from the foot of the first pole is 30 degree. Find the difference between the height of the two pole. दोनों पोल के हाइट के बीच का डिफरेंस आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो, दो वर्टिकल पोल है, two vertical poles of different heights are standing 20 meter away from each other. तो मान लेते हैं एक पोल छोटा है, छोटा पोल, और एक पोल है बड़का पोल, मतलब बड़ा वाला पोल। ठीक है, दो पोल है यहाँ पे, एक छोटा पोल है और एक बड़ा पोल है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ठीक है, टू वर्टिकल पोल ऑफ डिफरेंट हाइट आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर का है। ठीक है, 20 मीटर का गैप है इनके बीच का। फिगर बनाते हैं इसको आसानी से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द
top of the first pole from the foot of the second pole is 60 डिग्री। मतलब टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल, यहां से निकालते हैं इसको, ये टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल है, ये फर्स्ट पोल है, इसका फुट ऑफ द सेकंड पोल से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, ये दिया है आपको। आगे जो बोला है एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट पोल इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। आसान क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं है इसमें, 30 डिग्री। आपको बताना है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हाइट, तो इसकी हाइट मान लेते हैं, इसको ए बी सी डी मान लेते हैं, ए बी सी डी। तो आपको ए बी माइनस सी डी बताना है, ए बी माइनस सी डी बताना, और ये 20 है, बी सी की वैल्यू 20 है। अब ना एक काम करिए, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखिए जो 30 डिग्री है और 60 डिग्री है, अगर आप इसको जो मैं बता रहा हूँ इसको समझ जाते हो तो इसके जो क्वेश्चन है, आप अगर फिगर बन गया, फिगर बनाने के बाद आपको कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, आप तुरंत बताओगे आंसर क्या है, ठीक है। आप जस्ट मेक द फिगर एंड टेल द आंसर क्विकली, वेरी वेरी क्विकली, ओके। बट आपको एग्जाम में तो प्रॉपर सॉल्व करना, लेकिन आपको ये मेथड भी आना चाहिए। जस्ट एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आता है, या अगर आप सीएचएस वगैरह एग्जाम देते हो वहां पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो देखते ही मार दो यार, क्या मतलब है आप इसको सॉल्व करने, मतलब ऐसे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्कस करूंगा, जो हाइट एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चन कराएंगे हम। लेकिन आप इसको इस कॉन्सेप्ट समझना, जो 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री का जो एंगल है किसी भी एक राइट ट्रायंगल में, किसी भी राइट ट्रायंगल में जो 30 डिग्री के सामने का जो एंगल होता है, उसके जो रेशियो है साइड का, वो 1:√3:2 होता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट बस इतना समझना है, ये इसके फ्रंट, इसके अपोजिट साइड का रेशियो है। 30 के जो अपोजिट साइड 1, 60 के अपोजिट साइड √3, 90 के अपोजिट साइड 2, ये रेशियो है। अगर रेशियो आपको समझ में आया तो आप कहोगे कि ये बताइए यहाँ पे कि देखो यहाँ पे ये 60 है और ये 90 है, तो ये कितना होगा? ओह, ये तो स्लिप हो गया, ठीक है, एक मिनट, इसको स्लिप कैसे हो गया भाई ये, ठीक है, इसको सही करते हैं, हाँ ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल 90 है, ये 60 है, तो ये 30 हो जाएगा। 30 के सामने 20 डिग्री, मतलब 30 के सामने 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और 1 की वैल्यू 20 है, और 60 के सामने क्या होना चाहिए? √3, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 20√3, समझे कि नहीं? जस्ट समझो, अगर ये x है तो ये √3x होगा, x की वैल्यू 20 है तो √3x की वैल्यू 20√3 है, सिंपल सा, ये हाइट तुरंत आपको मिल गया कि नहीं। दूसरा देखिए, ये बताओ, ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना होगा? 60 होगा डिग्री, क्योंकि ये 90 है, टोटल 90 है। अब 60 के सामने 20 है, 60 क्या होता है? √3 होता है, √3 के सामने कितना है? 20 है, तो 1 के सामने क्या हो जाएगा? 20/√3, ठीक है। 1 मतलब 30 के सामने 1 होता है ना, तो ये हो गया 20/√3। अब ये पूछा है इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आप कहोगे 20√3 माइनस 20/√3, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 20√3 इंटू √3 मतलब 3, 60 माइनस 20/√3, ठीक है, 60 माइनस मतलब आप कहोगे 40/√3, 40/√3 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करते हो, √3 को मल्टीप्लाई करते हो ऊपर नीचे, तो 40/3 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये दोनों हाइट के डिफरेंस, मतलब इजिली आप आसानी से, ये मतलब कुछ नहीं करना है, तो आपको समझा रहा था, कुछ भी नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन के लिए। लेकिन प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? फिगर भी मिट गया, फिर से बनाते हैं फिगर को ना, फिगर को फिर से बनाते हैं। इसको देखो, एक पोल है, एक ऐसा, एक छोटा पोल है, ऐसे छोटा पोल है, और छोटा कर देते हैं, 2 पोल है, एक बड़ू पोल है और एक छोटू पोल है। इन दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस मान लो 20 है, 20 है। ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल 30 डिग्री है। यहाँ पे कुछ नाम ले देते हैं, ए बी सी और डी, ये नाम ले लिया यहाँ पे। तो आप क्या करो, इन ट्रायंगल ए
BC ABC ट्रायंगल में आप लगाओ तो tan ABC ट्रायंगल में tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब AB बाई बेस 20। तो यहाँ से आपको AB मिल जाएगा, इसकी वैल्यू √3 होती है, √3 बाई ए इक्वल टू AB बाई 20। तो AB की वैल्यू हो गई 20√3। अभी हमने क्या निकाला था, यही तो निकाला था, कुछ और थोड़ी निकाला था। इन ट्रायंगल BCD ना, BCD में देखो, BCD में आप कहोगे tan 30 डिग्री इक्वल टू CD बाई 20। तो CD की वैल्यू हो जाएगी 20, tan 30 डिग्री मतलब 1/√3, 20/√3। आपको डिफरेंस बताना हाइट का, तो आप क्या करोगे, AB को माइनस कर दोगे CD से, तो 20√3 को 20/√3 से माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 40/√3। डायरेक्टली आपको 40/√3 मिलने वाला है। बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, कोई टफ काम नहीं है। दोनों तरीके से हमने सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, अभी कितने क्वेश्चन है भाई? भाई बहुत क्वेश्चन है, ठीक, अभी बहुत क्वेश्चन है। देखो एक काम करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको समझते हैं, ये क्वेश्चन समझ लेते हैं। नहीं तो आज के लिए एंड करते हैं, कल मैं और भी क्वेश्चन के साथ आता हूँ और आपको समझाता हूँ कई क्वेश्चंस। यहाँ पे हम काफ़ी एक लॉन्ग सीरीज है, मतलब मिक्स क्वेश्चन, आपको मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इन सीरीज को देखते हो। लगातार हर तरह के क्वेश्चन, मतलब हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस सीरीज में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड मेक श्योर एंड शेयर द वीडियो एंड रीच टू एवरीवन who want to become topper in the class 10th examination, board examination. Spread this video to those one. Okay, तो आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करिए वीडियो को और चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।